नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये खिसियाहट में किया है, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसकी खिसियाहट में उन्होंने ये कदम उठाया है। तो क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया, 100% टैरिफ लगा दिया है चीन पर। लेकिन इसके लिए केवल डोनाल्ड ट्रंप को दोषी नहीं मान सकते। दरअसल ये चीन और अमेरिका के बीच का युद्ध है और इस युद्ध को दोनों पक्ष निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है ये चीन को ये बताने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि अमेरिका झुकने वाला नहीं है। ये घोषणा, टैरिफ की घोषणा, 100% टैरिफ की घोषणा चीन पर उसी दिन की गई है जिस दिन मिडिल ईस्ट पीस प्लान जो है, गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम की जो प्रस्ताव है उसकी घोषणा हुई है। तो ट्रंप पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली दोनों दृष्टि से किसी हालत में झुकने वाले नहीं हैं। वो जो ठीक समझते हैं वो करेंगे और उनमें और अमेरिका में एक क्षमता है कि वो दुनिया को अपने बताए रास्ते पर ले जा सके। लेकिन इसकी शुरुआत, अभी जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है चीन और अमेरिका के बीच में, इसकी शुरुआत की है चीन ने प्रोवोक किया है अमेरिका को। चीन ने अपने यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने वाली जो स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसके निर्यात पर कई तरह के नियंत्रण लगा दिए और ये नियंत्रण 8 नवंबर से लागू होंगे। अब इसका असर ये होगा कि अमेरिका की सबसे कमज़ोर नस जो है उसका मिलिट्री हार्डवेयर इंडस्ट्री उसकी जो है वो है, तो फाइटर जेट्स पर, बैटरीज पर, सेमीकंडक्टर्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में आज सब निर्भर है रेयर अर्थ मिनरल्स पर। और ये किसी से छिपा नहीं है, जाहिर बात है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में दुनिया का बादशाह है। उसके पास जितनी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेसिंग के लिए मशीनें हैं, दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है चीन। जब रोक देगा पूरी दुनिया उससे परेशान होगी। कोविड के दौरान रोका था, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा घाटा हुआ, बहुत उनकी प्रगति बहुत पीछे चली गई। ये सब कुछ हो चुका है। तो चीन को अपनी ये ताकत पता है, उसको मालूम है कि ये सबसे बड़ा लेवरेज है उसका, जिसका जवाब, जिसकी काट किसी देश के पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये टैरिफ जो 100% टैरिफ है ये 1 नवंबर से लगेगा। लेकिन अगर चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में कोई नया कदम उठाता है, किसी नए नियंत्रण की घोषणा करता है, नए कंट्रोल की घोषणा करता है, तो ये पहले भी लागू हो सकता है। तो अब अभी तक जो सारा दुनिया का ध्यान था कि भारत को क्यों निशाना बना रहे हैं ट्रंप और अमेरिका, चीन को क्यों छोड़ा हुआ है, तो अब वो चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उनको मालूम है कि उनकी लड़ाई दरअसल चीन से ही है, भारत से नहीं है। उनके सलाहकारों ने उन्हें जो सलाह दी, उनको समझ में आ गया कि भारत से एक सीमा से ज़्यादा पंगा लेना अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये बात उन्हें समझ में आ गई है, इसलिए दोनों नेताओं की बात हुई है। लेकिन अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि दक्षिण कोरिया में होने वाली APEC की जो बैठक है उसमें शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने उस बैठक से पहले दबाव की रणनीति बनाने के लिए ये इन कंट्रोल्स की घोषणा की है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में एमोरल स्टेप है और चीन को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब शी जिनपिंग से मुलाकात का कोई कारण नहीं रह गया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक औपचारिक रूप से ट्रंप की यात्रा के रद्द होने की घोषणा नहीं की है, तो संभावना बनी हुई है दोनों ओर से। ट्रंप की इस घोषणा के साथ ही अमेरिका के शेयर बाजार धड़ाम से गिरे।
$1.6 ट्रिलियन की पूंजी साफ हो गई। और सोमवार को जब दुनिया भर के बाजार खुलेंगे तो दुनिया भर के बाज़ारों पर इसका असर होना तय है। तो उसके अलावा क्रूड के दाम हल्के हो गए, यानी कम हो गए, तो बहुत से देशों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन उससे जो है ट्रंप ने जो कदम उठाया है और चीन ने जो उठाया है, चीन ने जो कदम उठाया है वो केवल अमेरिका पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह की चेतावनी है। चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। उसको मालूम है कि अगर वो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर ले, या कंट्रोल करता ही है, यानी उस पर नियंत्रण कर ले, उसको रोक दे, उस सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दे, तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की इकॉनमी, खास तौर से जो भी देश डेवलप टेक्नोलॉजी के मामले में काम कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। और चीन इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि सारे देश, दुनिया भर के देश अपने अपने देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के डेवलपमेंट पर और इसके एक्सकवेशन पर ध्यान दे रहे हैं, उसमें तेज़ी ला रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से जहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां से समझौते हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की हाल में जो यात्रा थी कई देशों की, वो इसी दृष्टि से थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इसी की तैयारी कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब समय लगने वाला प्रोसेस है, ये एक दिन में, एक रात में होने वाला नहीं है। चीन अगर इस सप्लाई चेन को डिसरप्ट करता है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी इससे प्रभावित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो अपने साथ पूरी दुनिया को लेकर डूबेगा या फिर पूरी दुनिया का और अपना ख्याल करते हुए चीन से कोई एमिकेबल समझौता या ऐसा समझौता जो दोनों देशों के लिए मान्य हो, उस रास्ते पर चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को देखते हुए ये बड़ा मुश्किल लगता है कि वो इस तरह की किसी समझौते के आगे जाएंगे। उनके सामने ईगो उनका सबसे बड़ा है। उनका ईगो है कि वो समझौता नहीं करते, लेकिन वो जो जिस तरह के कदम उठा रहे हैं उसके बाद समझौता करना उनकी मजबूरी बनता जा रहा है। अभी भले ही ना हो, लेकिन आने वाले समय में होगा। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स का, ये प्रोसेसिंग की जो स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, इस पर नियंत्रण लगाकर, इसके निर्यात पर नियंत्रण लगाकर चीन ने वहाँ चोट पहुँचाई है अमेरिका को जहाँ दर्द सबसे ज़्यादा हो। अमेरिका की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका मिलिट्री हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स, जिससे वो दुनिया भर के लिए हथियार बनाता है और बेचता है और पैसे कमाता है। अमेरिका पर भारी कर्ज है, हर साल $1 ट्रिलियन का वो ब्याज चुकाता है। तो ऐसे में अगर उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर असर पड़ता है, उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, अगर वो जेट्स नहीं बना पाता है, दूसरी टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर पाता है, तो अमेरिका के लिए आने वाला समय मुश्किल होगा। चीन चेतावनी दे रहा है कि एक समय सेमीकंडक्टर्स के मामले में पूरी दुनिया को परेशान किया था अमेरिका ने। ये उसका जवाब है। अब दुनिया भर के देशों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सिलसिला शुरू किया ट्रंप ने और इसको अब आगे बढ़ाया है शी जिनपिंग ने, ये कब तक चलेगा, ये किसके हित में होगा। ये सिर्फ नुकसान करने के अलावा किसी का फ़ायदा नहीं होगा। चीन अगर ये टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट नहीं करता है तो उसका भी नुकसान है। तो उसको तय करना है कि अपना नुकसान देखना है या दूसरे का। अब ये चीन को भी तय करना है। चीन अगर दुनिया में नंबर 1 देश बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, तो वो ताकत से नहीं होगा, और चीन के पास वो ताकत है भी नहीं। चीन ने कभी ताकत दिखाई भी नहीं है। चीन ने युद्ध नहीं लड़े हैं। 2 युद्ध को छोड़कर, एक रूस से उसका सोवियत संघ से हुआ है और दूसरा भारत के साथ हुआ है। उसके अलावा वो किसी युद्ध में उतरा नहीं है। उसकी सेना युद्ध की परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाता है ये जानती नहीं है। और ये भारत ने डोकलाम में, उसके बाद गलवान में दिखा दिया कि चीन इस मामले में उसकी नस कमज़ोर है। और चीन को भी समझ में आ गया कि भारत को ताकत के जरिए हम नहीं झुका सकते। तो भारत से अगर दोस्ती करनी है तो आर्थिक मोर्चे पर संबंध बनाकर ही हो सकता है। सीमा विवाद के मुद्दे को जितना नीचे रखा जा सके, जितना नरम रखा जा सके, अगर सीमा विवाद के मुद्दे को गरमाएगा चीन तो भारत से संबंध नहीं
सुधर पाएंगे। और चीन इस समय डेस्परेट है, कह सकते हैं, कि भारत से संबंध सुधरे, और भारत को भी ज़रूरत है कि चीन से उसके संबंध सुधरे। जिस तरह का रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लिया है, भारत को भी अपने सारे विकल्प खोलकर रखने हैं। भारत की जो निर्भरता रूस पर है, और जिस तरह की दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की है, रूस के राष्ट्रपति की, उसको देखते हुए रूस और भारत के संबंध आने वाले दिनों में और प्रगाढ़ होने वाले हैं। भारत ने अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया है, और बंद करेगा इसकी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। मिलिट्री हार्डवेयर का जहाँ तक सवाल है, उसकी खरीद रूस से बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आपको पता ही होगा कि इसी साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उम्मीद है कि उस समय बहुत से मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर बहुत से समझौते होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर समझौते होंगे। भारत की जो नई नीति है उसमें मिलिट्री हार्डवेयर वहीं से वो खरीदेगा जो देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार होगा, और साथ साथ भारत में निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होगा। तो ट्रंप को एक तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसकी उनको बड़ी नाराज़गी भी है, खिसियाहट भी है। उन्होंने नोबेल प्राइज़ देने वाली संस्था पर ही सवाल उठाए हैं, उसकी चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। लेकिन उनके लिए कंसोलेशन प्राइज़ ये है, नॉर्वे की जिस नेता को ये नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने डेडिकेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। वो वहाँ लड़ रही हैं डिक्टेटरशिप से। और याद रखिए, ये मामला, दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, राजनीति है, बड़ी उलझी हुई है वहाँ पर। यानी वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ। वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप है और वो कम्युनिस्ट हैं। तो सारे कम्युनिस्ट इस बात से नाराज़ हैं दुनिया भर के कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को नोबेल प्राइज़ मिला है जो कम्युनिस्टों से लड़ रही हैं। तो कम्युनिस्ट जो है इस बात से खुश नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाली एक महिला नेता को नोबेल प्राइज़ मिला है शांति का। वो इस बात से नाराज़ हैं। उनको डर ये लग रहा है कि अब ये रास्ता बनेगा तख्ता पलट का। 3 लोगों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 1991 में म्यांमार की आंग सू की को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद वहाँ राजनीतिक उथल पुथल हुई, तख्ता पलट हुआ। आज वहाँ मिलिट्री जुंटा का राज है, डेमोक्रेसी नहीं आई, जिस डेमोक्रेसी की उम्मीद में ये किया गया था। दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है यूनुस का, बांग्लादेश के यूनुस का, उसको नोबेल प्राइज़ दिलवाया गया। ये सब देखिए बहुत मैनेज्ड होता है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल मेरिट पर होता है, ये मैनेज्ड होता है और दूर की रणनीति के तहत होता है। यूनुस को दिखाया, ये पुरस्कार इस तरह के दिए जाते हैं, ये मेगासेसे अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ है, किसी व्यक्ति का जब स्टेचर बढ़ाना हो और भविष्य में उसका इस्तेमाल करना हो। तो यूनुस को इसलिए दिया गया नोबेल प्राइज़ कि उसका स्टेचर बढ़ाना था, और उसी के जरिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया गया। अब कहा जा रहा है कि क्या ये तीसरा उदाहरण होगा, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। लेकिन इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोधी हैं वो इस नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से बहुत खुश हैं, लेकिन जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो बहुत नाराज़ है। वो लगातार हमलावर है जो नोबेल प्राइज़ की कमेटी है उसके ऊपर, पूरी व्यवस्था पर, और उसके अलावा जिस तरह से ये अवार्ड दिया गया, जिसलिए उनको लगता है कि ये लेफ़्ट को टारगेट किया गया है। अब किया गया है, अब 2 बातें हैं भाई, या तो लेफ़्ट को टारगेट किया गया है ये मान लीजिए, या डेमोक्रेसी के समर्थन में ये किया गया है इसको मान लीजिए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये ट्रंप और शी जिनपिंग की जो नई लड़ाई, जो नया मोर्चा खुला है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है। ये सोमवार से दिखना शुरू होगा। अब देखना ये है कि पहले झुकता कौन है। किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा अगर दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर शांति स्थापित करनी है। ट्रंप युद्ध रुकवाने का भले ही दावा करते रहें कि उन्होंने इतने युद्ध रुकवा दिए, लेकिन आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप उन्हीं पर है। शुरुआत उन्होंने ही की है। उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया, नेगोशिएटिंग टेबल पर देशों को लाने का और अपनी बात मनवाने का। ज़्यादातर देशों को वो झुका चुके हैं, इससे उनका हौसला बढ़ा है।
लेकिन चीन ने जो किया है, फिर कह रहा हूँ कि चीन के पास लेवरेज इतना बड़ा है ये रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिसके सामने टिके रहना ट्रंप के लिए बहुत कठिन होगा। अब भविष्य में क्या होगा, सोमवार के बाद दिखना शुरू होगा। और ख़ास तौर से 1 नवंबर और 8 नवंबर की तारीख को ख़ास तौर से ध्यान में रखिए। 1 नवंबर से ट्रंप ने घोषणा की है 100% टैरिफ की, और 8 नवंबर से चीन ने घोषणा की है कि वो इन वस्तुओं का, मशीनरीज़ का और रेयर अर्थ मिनरल्स का के निर्यात पर जो है वो नियंत्रण करने जा रहा है, उसकी घोषणा कर दी है। अब दोनों इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं, ठहरते हैं या पीछे हटते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।